नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ पर कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स। चन्नी ने पूरे मामले पर प्रियंका को किया ब्रीफ। बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा कौन से संवैधानिक पद पर हैं प्रियंका। अरब सागर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश नाकाम। भारतीय तट रक्षकों ने 10 लोगों के साथ पकड़ी नाव, की जा रही है पूछताछ। चुनावी तारीखों के ऐलान से डरे अखिलेश यादव। सपा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कई अधिकारियों को हटाने की मांग। देश में फिर गहराया कोरोना संकट। पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। राज्यों में कोरोना से हालातों पर की चर्चा। तालिबान ने बाड़बंदी पर पाकिस्तान को चेताया तो छूटे पसीने। अब तालिबानी नेताओं को मनाने काबुल जाएंगे एनएसए मोइज। सबसे पहले बात मुसीबत में पड़े चन्नी पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि चन्नी ने प्रियंका गांधी को पीएम की सुरक्षा में चूक मामले की ब्रीफिंग दी है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों पीएम की सुरक्षा चूक के संबंध में जानकारी दी। प्रियंका के पास कौन सा संवैधानिक पद है, उन्हें पीएम की सुरक्षा के संबंध में क्यों लूप में रखा गया। बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान से सफाई मांगी है। सर, चन्नी क्यों प्रियंका गांधी को पूरे मामले की जानकारी साझा कर रहे हैं? कुछ दाल में काला है। दाल नहीं, पूरी की दाल ही काली है। भाई, आप क्या बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? आपका अध्यक्ष, ये जो इमरान खान का छोटा भाई और बाजवा का यार, वो ये कह रहा है कि ये सब ड्रामा है, ये नौटंकी है। तो आप जिस तरीके से पूरे पंजाब पुलिस का बर्ताव रहा, सरकार का जो रिस्पांस रहा, अभी तक आपने कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज कराई है। वो अखबार वाले खामखा छाप रहे हैं कि अज्ञात लोगों के 150 के आसपास लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज थोड़ी, ये पीएम सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ी दर्ज कराया गया है। रोड ब्लॉकेड के नाम पे 283 के तहत 200 रुपया दो, छुट्टी खत्म। इतना सीरियस मसला है और आप इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हो। चारों तरफ से जो सबूत मिल रहे हैं वो साफ साफ इस बात को अंकित कर रहा है, सारा सबूत, कि ये कांग्रेस पार्टी की साजिश थी और इस साजिश में तमाम लोग इन्वॉल्व हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। इसमें कई सारे एंगल्स हैं और इन तमाम एंगल्स को लेकर के जो सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, ऐसे में एक चीफ मिनिस्टर का एक नॉन एंटिटी, भाई प्रियंका वाड्रा है क्या? सांसद है, मंत्री है, किसी संवैधानिक पोजीशन पे है, आप उन्हें इन सब चीजों के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रधानमंत्री को जिस तरीके से मिसलीड करके, एसपीजी को ट्रैप करके आपने उस ओवरब्रिज के ऊपर पूरे काफिले को फंसाया, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पाकिस्तान की बड़ी साजिश पर। एक तरफ पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आ रही है। अब अरब सागर की भारतीय सीमा में एक पाकिस्तानी नाव यासीन पकड़ी गई है। इस पाकिस्तानी नाव पर 10 लोग सवार थे। ये लोग रात के अंधेरे में पानी के जरिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय तटरक्षक जहाज अंकित ने इनके नापाक इरादों को कुचल दिया। साथ ही नाव पर सवार 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सर, क्यों अचानक पाकिस्तान की भारत में इतनी हिमाकत बढ़ती जा रही है? अभी देखिए, प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी लैब्स के बाद मोगा के अंदर 3 आतंकियों को पकड़ा गया और उसमें कोई बुल्ली नाम का शख्स है, जिसके बारे में इंटरनल रिपोर्ट आईबी की ऑलरेडी बता चुकी कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मारने की तैयारी, प्लानिंग कर रहा है। हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं। ये किस जगह पे ये वाकया हुआ है? ये वाकया फिरोजपुर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है मोगा,
मोगा में ये सारी चीजें पकड़ी गई हैं। जिस स्पॉट के ऊपर प्रधानमंत्री का पूरा वो काफिला फंसा था, वहां से कुछ दूर सतलज नदी में पाकिस्तानी बोट आ रहा है। ये अनायास नहीं है। साथ ही साथ आप देखिए 10 लोग उधर से घुस रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। ड्रग्स हो, हथियार हो, और पता नहीं क्या क्या हवाला कांड और इसके जरिए क्या क्या काम हो रहा है इस पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ। ये सारी चीजों को अगर डॉट्स आप मिलाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तानी डिजाइन किस तरीके से हिंदुस्तान में कुछ लोग उसको सक्सेसफुल बनाने में जुटे हुए हैं। यह भी समझ में आना चाहिए सरकार को भी, सारी एजेंसियों को भी, पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा बड़ा दुश्मन वो हम लोगों के बीच वो मीर जाफर बैठे हुए हैं। जो गद्दारों की जो टोली है उनको सलटना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर चुनाव से पहले डरी समाजवादी पार्टी पर। यूपी में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है, लेकिन सपा नेता चुनावी तारीखों से डर गए हैं। इसीलिए अब सपा ने यूपी सरकार के कई अधिकारियों को हटाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस शिकायती पत्र में पार्टी ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश को हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि इन सभी अधिकारियों को एक साथ हटाए बिना प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। ये सभी सरकारी अधिकारी किसी चुनावी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। सर, चुनाव से पहले ही क्यों सपा के पसीने छूट रहे हैं? देखिए, ये तो वैसा ही है कि जब आप क्रिकेट का मैच खेलने जाएं, आपने सामने की टीम को देख लिया कि ये मजबूत है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि भाई एम्पायर ठीक नहीं है जी, हम मैच नहीं के लिए एम्पायर बदलो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। अखिलेश यादव को समझ में आना चाहिए कि वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। बातें खुलेंगी तो बहुत लंबी तक जाएंगी। क्या आपने अपने शासनकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों को बदला था? और यह हर बात के ऊपर आप सिस्टम के ऊपर सवाल करना आप जो शुरू कर देते हो, यह भूलना नहीं चाहिए। चुनाव हारने के बाद, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, तो अखिलेश यादव ने हार को स्वीकार नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम खराब है। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में फिर हार हुई, तब इनका मुंह बन गया। आप बच्चों की भांति इस तरह का कंप्लेनिंग नेचर, ये रोंदू बच्चों की तरह आप ये काम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है, आपको उसमें दिक्कत हो जाती है। वहां पे ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को के ऊपर आप सवाल खड़े कर दोगे। कल फिर आप यही कहोगे हारने के बाद कि ईवीएम ठीक नहीं है जी। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करना, ये कांग्रेसियों के साथ जब से ये नक्सली आए हैं, ये देखिए किस तरीके से कि ईवीएम मशीन खराब है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रायोजित दल्ला वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कपिल सिब्बल वहां चले जाते हैं। वो लाइव दिखाने वाला था कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। सारे टेलीविजन वाले लाइव दिखा रहे थे लंदन से। अब आप समझिए इन फ्रॉड्स की वजह से हिंदुस्तान की कितनी किरकिरी होने वाली थी। अगर उसने ये काम कर दिया होता तो हिंदुस्तान का पूरा इलेक्टोरल सिस्टम, पूरी डेमोक्रेसी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते जी। लोग यही कहते कि भाई ये तो यूएसएसआर और चाइना की तरह हो गया कि सरकार जिसकी होती है वो अपने मन से सरकार बना लेता है, 97% वोट लेकर चला जाता है। ये वामपंथियों का, जहां जहां वामपंथी हैं वहां की जो सरकार चुनी जाती है, फार सिलेक्शन होता है, 97% वोट पा करके ये लोग सरकार बनाते हैं। ये इतने बड़े फ्रॉड हैं और यही धंधा इन लोगों ने हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, ये कपिल सिब्बल वहां पहुंचे हुए थे। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, आप याद कीजिए। हिंदुस्तान तो लोग तो भूल जाते हैं, मेमोरी शॉर्ट होती है हिंदुस्तान में। अगर ये सारा काम, वो तो जब लोगों ने पूछना चालू किया कि भाई अब करके दिखाओ,
तो एक अलग फ्रॉड निकला। पता नहीं कांग्रेस पार्टी से कितने पैसे वैसे खाए होंगे और पता नहीं क्या कर दिया, और उसको वो पूरा का पूरा वो एक्सपोज हो गया, कुछ नहीं कर पाया वो। पूरी दुनिया में थू थू, और कपिल सिब्बल पिछले दरवाजे से वहां भाग के चले आए बेशर्म की तरह। ये क्या तमाशा है? ये बौने लीडर्स हिंदुस्तान में ज्यादा हो गए हैं, लिलीपुटियंस दिमाग से। ये चुनाव जीतने की होड़ में अपने इस दायित्व को भूल जाते हैं कि आप हिंदुस्तान के संविधान, यहाँ के सिस्टम, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े करेंगे तो उससे देश कमजोर होता है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कोरोना के कोहराम पर। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर मोदी सरकार अलर्ट मोड में है। इसी बीच पीएम मोदी ने कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना के हालातों पर चर्चा की। आपको बता दें कि बीते दिन देश में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित मिलने से चिंता बढ़ गई है। हालांकि देश के कई राज्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई सख्त पाबंदियां तक लगा दी हैं, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। सर, कोरोना की रफ्तार पर मोदी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? क्या बड़े कदम उठाने हैं? प्रचार प्रसार करना है भाई, मीटिंग हो रही है, लाइव हो रहा है, टेलीविजन पे दिखा रहे हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है। ये सब बेमानी बातें हैं। इलेक्शन कराने की आवश्यकता क्या थी? जी। सरकार को कह देना था कि अभी ये उचित समय नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय करता है कि भाई इलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हेल्थ मिनिस्टर के साथ बातचीत की, बैठक की, गृह सचिव के साथ उनका ओपिनियन लिया, हर पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हुई, हर पॉलिटिकल पार्टीज के ओपिनियन लिए गए। सब लोगों ने कहा भाई इलेक्शन कर दो। अब एक तरफ आप इलेक्शन भी करवाओ, दूसरी तरफ आप ये भी कहो कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, और इस तरह की मीटिंग और चेहरा बना करके आप जो है वो आप दिखाने की कोशिश करें कि आप बहुत चिंतित हैं। ये उचित नहीं है। आधे तो आप कह दो कि भाई कोरोना से जिसको निपटना आप निपटो, सारे सिस्टम जो है वैसे ही चलते रहेंगे, और इस तरह का जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है, रैलियां हो रही है तो ये हो रहा है, कोई चीज रुका हुआ है? ये बात और है कि ये जो थर्ड वेव है, ये जो कोरोना का जो असर है वो इस बार कम नजर आ रहा है, डेथ रेट कम है, लेकिन एक भी व्यक्ति की मौत क्यों हो? बड़ी बेशर्मी के साथ बकायदा केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 5 दिन के बाद। 5 दिन तक अंदर घुसा हुआ था ये, जब स्थिति खराब हो रही थी। अब इसको समझ में आ गया कि भाई लोगों की मौत कम हो रही है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये 14% 15% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पहुंचने के बावजूद भी स्थिति जो है वो चिंताजनक नहीं है, वो बाहर आ गए। कम फ्रॉड्स नहीं है इस देश में, बड़े चमत्कारी लोग हैं पॉलिटिशियंस हिंदुस्तान में। और आकर के वो बोल रहा है कि भाई देखिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं। जैसे इमरान खान कहता है ना भाई घबराना नहीं, तो इसने आज कह दिया कि भाई दिल्ली वालों को कि घबराना नहीं। लोग कम मर रहे हैं। पिछली बार हमने आंकड़ा हमने देखा, हमने स्टडी की, पिछले बार इतने ही लोग पॉजिटिव होते थे तो 350-400 लोग मरते थे। अभी 7 लोग मरे हैं बस। भाई ये 7 लोग क्यों मरेंगे? ये आपकी काहिली का अंजाम ये आम जनता क्यों भुगतेगी? मैं इसलिए बार बार कहता हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, ये आपकी जान को नहीं बचाएंगे, ये राजनीति करेंगे। जान बचानी है तो अपना इंतजाम खुद कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती में आई दरार पर। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर बाड़ लगाने के विवादास्पद मुद्दे पर दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ इस महीने काबुल की यात्रा करेंगे। खबरों के मुताबिक यूसुफ को काबुल भेजने का फैसला अफगानिस्तान अंतर मंत्रालयीन समन्वय प्रकोष्ठ की हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। तालिबान ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा है कि वो सीमा पर बाड़बंदी की अनुमति नहीं देगा। सर, सीमा पर बाड़ लगाने का मुद्दा क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच डिफरेंसेस और दुश्मनी पैदा कर सकेगा? ये तालिबान ही नहीं, ये पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। वहां तालिबान हो या कोई और हो, वहां पे कोई ये बाड़ लगाने के पक्ष में नहीं है जी। और इसको लेकर के मैं आपको कह रहा हूं, ये स्थिति विस्फोटक होती चली जा रही है। पाकिस्तान में थू थू हो रहा है,
कहाँ ये कहते हैं भाई हिंदुस्तान से लड़ेंगे तो ये लड़ेंगे, हम वो लड़ेंगे, हम इतने बड़े आर्मी, इतना बड़ा सब कुछ। तालिबानियों ने दौड़ा लिया, वही लुंगी और पजामा पहन करके सारे लोग आए और गोलियां चलाना चालू किया। ये बाजवा की आर्मी कायरो की तरफ वहाँ से भागी जान बचा के, और वो ट्रक से सारे जो बार लगाने के लिए जो पिलर्स लगाए जाते हैं सब वो तोड़ के अपने साथ लेके चले गए। उसके वीडियोस भी आए हुए हैं। अब कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है। ये डुरंड लाइन जो है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को अफगानिस्तान के लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करते, उनका कहना है कि भाई तो अंग्रेजों ने डाला था। ये 125 साल पहले की कहानी है कि जब अंग्रेज रूल करते थे तो उसमें तो पाकिस्तान था नहीं, अभी तो पाकिस्तान पैदा ही हुआ है 47 में। तो वो हिंदुस्तान होता तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच का वो बॉर्डर कहलाता है डुरंड लाइन। अभी पाकिस्तान बन गया तो वो उधर। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ पे जो पश्तून पॉपुलेशन है वो बॉर्डर के इधर भी रहता है, उधर भी रहता है। वो बलूचिस्तान में भी वही सिस्टम है। जो ट्राइबल इलाका है, ये ट्राइबल लोग, कबीलाई लोग हैं ये कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, सबकी रिश्तेदारी है, सब कुछ आना जाना सब कुछ है। अब बीच में आप बाड़ लगा दोगे, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? तो वो इसलिए उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यही पश्तून, यही पठान, यही तालिबान के मुख्य लड़ाके हैं। अब उनको ये लगता है कि भाई अब तो हम पावर में आ गए, और ये जो लड़ाके जो इस साइड भी पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पख्तून पॉपुलेशन है वो भी इस पाकिस्तान से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। उनको लगता है कि सारा मलाई जो है वो पंजाबी खा जाते हैं, और जो कुछ बचता है वो सिंधी खा जाते हैं, कराची वाले। तो हमारा तो कुछ यहाँ है ही नहीं, ना हमारी भाषा, ना हमारे कल्चर को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ उर्दू थोपा जा रहा है, हमारे कल्चर को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जो उधर अपना वो अलग कहानी है ये। तो इसलिए अफगानिस्तान में किसी की भी सरकार हो, चाहे वो तालिबान हो चाहे किसी की हो, कोई भी राजनीतिक लीडर इस डुरंड लाइन को यस नहीं कह सकता, और यहीं पे पेच फंसा हुआ है। अब ये जो जा रहे हैं NSA, अब पता नहीं उनको बुला करके क्या डांट फाट लगाए, अब पकड़ के उनको किडनैप ही कर ले। तालिबानियों को तो कोई भरोसा है नहीं, अफगानिस्तानी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए एक महीने तक जो है वो टाला जा रहा है। रोज़ वहाँ पे बाढ़ को जो है वो लोग बाड़े को जो हटा रहे हैं, और पाकिस्तान ये न्यूक्लियर स्टेट जो है, तुर्रम खां, मुसलमानों के जो सबसे बड़े लीडर इमरान खान की सरकार जो है वो 1 महीने के बाद जाएगी। भाई कल चले जाओ, सॉर्ट इट आउट। लेकिन ये इतना आसान मसला नहीं है। जी सर, इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।